जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पर्यावरण पे बात कर रहा था। पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब मैंने कल के क्लास में डिस्कस किया था। आज हम पहले क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भूमिगत जल के विदोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। बुकलिन या यूएसए में पड़ता है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विस्वंसक कौन सा यौगिक है। क्लोरोफ्लोरो सीएफसी के बाद ओजोन स्तर का यानी कि ओजोन लेयर का होल करने वाला दूसरा कौन सा प्रमुख विस्वंस है, ध्वस्त करने वाला यौगिक है, वह है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर क्वेश्चन नंबर 3, ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था। ओजोन स्तर के यानी कि ओजोन जो लेयर है उसमें क्षरण यानी कि पतली हो रही है, तो उसका सर्वप्रथम किसने लगाया था। जोसेफ फॉरमैन ने 1985 ईस्वी में। तो यह इंग्लैंड के थे। ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम जोसेफ फॉरमैन ने लगाया था, वह 1985 में। वह कहाँ के थे, इंग्लैंड के। फिर चौथा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक कब मनाया गया था, 1965 से 1974 तक। क्वेश्चन नंबर 5, अपने स्थान पर सैलो और रिगोलिथ आवरण प्रस्तर के विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अपक्षय। अपने स्थान पर सैलो तथा रिगोलिथ आवरण प्रस्तर के विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपक्षय। अपक्षय को कैसी प्रक्रिया है, अपक्षय भौमिकी प्रक्रिया है। अपक्षय कौन सी प्रक्रिया है, अपक्षय भौमिकी प्रक्रिया है। हिमालय के सहारे बसे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमिवाह एवं भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या था। हिमालय के सहारे जो बसे हुए नगर हो गए, नगरों में भूमिवाहन एवं भूस्खलन। भूस्खलन ये होता है कि जब अधिकतर बारिश होती रहती है तो कहीं पे धस जाता है, बारिश के कारण धस जाता है, उसे ही भूस्खलन कहते हैं। तो प्रमुख कारण क्या है, मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग में समस्थिति की दशा की विक्षुब्धता एवं ढाल विनाश। क्या है, मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग में समस्थिति की दशा की विक्षुब्धता एवं ढाल विनाश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा है पौधपालन एवं कृषि काल। ये तीसरा है, तीसरी हेडिंग है पौधपालन एवं कृषि काल। आइए समझते हैं। पौधों के पालन के माध्यम से प्राचीन कृषि का विकास हुआ। पौधों के पालन से यानी कि पौधे जब छोटे छोटे थे उससे ही अच्छे तरह से उसकी देखभाल करते थे। तो पौधों के पालन के माध्यम से ही कृषि का विकास हुआ था, जिस कारण लोगों में स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। जब पौधे को छोटे छोटे पौधे थे तब उसकी देख रेख करते थे तो वहाँ पे टिके रहते थे, तो वहाँ का एक स्थायी बन गया था। तो उसी के समय ही स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। खाद्यान्न फसलों की कृषि के साथ सामाजिक वर्गों तथा संगठनों का आविर्भाव हुआ, जिस कारण प्राचीन नदी घाटी सभ्यता कौन सी थी, नील घाटी या मिस्र घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता आदि का अभ्युदय हुआ।
खाद्यान्न फसलों की कृषि के साथ सामाजिक वर्गों तथा संगठनों का आविर्भाव हुआ। कृषि के साथ साथ सामाजिक भी और संगठनों का आविर्भाव हुआ, जिस कारण प्राचीन नदी घाटी सभ्यता है। और उतने समय प्राचीन नदी घाटी सभ्यता यानी कि नील घाटी हो गई, मिस्र घाटी की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता आदि का अभ्युदय हुआ। फिर कृषि रूपों तथा कृषि कार्यों में निरंतर सुधार हुआ। परिमार्जन तथा प्रगति के फलस्वरूप मानव जनसंख्या में भी निरंतर वृद्धि होती गई और परिणाम स्वरूप अधिकाधिक वनों को साफ करके कृषि भूमि में परिवर्तित किया जाने लगा। भूमि प्राप्त की जाती, कालांतर में मानव ने नई प्रौद्योगिकी का विकास किया। भूमि है जो प्राप्त की जाती थी, कालांतर में मानव ने नई प्रौद्योगिकी का विकास किया तथा अपने निजी पर्यावरण का निर्माण भी किया। मानव के इस स्वनिर्मित निजी पर्यावरण को सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं? अपने निजी पर्यावरण का निर्माण किया। मानव के इस स्वनिर्मित निजी पर्यावरण को ही सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं। फिर से समझते हैं। भूमि प्राप्त की जाती, कालांतर में मानव ने नई प्रौद्योगिकी का विकास किया तथा अपने निजी पर्यावरण का निर्माण किया। मानव ने नई प्रौद्योगिकी का विकास भी किया। आने वाले समय में नई नई तकनीकी का विकास करता गया और फिर अपने निजी पर्यावरण का भी निर्माण किया। तो मानव के इस स्वनिर्मित निजी पर्यावरण को सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं। स्वनिर्मित निजी पर्यावरण यानी कि नई तकनीक हो गई, न्यू डेवलपमेंट, नई प्रौद्योगिकी और निजी पर्यावरण। कारण ही विकसित प्रौद्योगिकी ने भौतिक मानों और सामाजिक मानों को आर्थिक मानों में बदल दिया। विकसित प्रौद्योगिकी जो थी तो भौतिक मानों और सामाजिक मानों को ही आर्थिक पर्यावरण में बदल दिया। स्मरणीय है कि 1860 तक विकसित प्रौद्योगिकी विनाशक एवं संहारक नहीं था, वरन यह मानव के आर्थिक विकास में इस तरह सहायक थी कि उसका प्राकृतिक पर्यावरण पर अधिक कुप्रभाव नहीं था। दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? आइए फिर से क्वेश्चन आ गया। तो दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? टेनेंसी नदी। यह टेनेंसी नदी या दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृति है? भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृति है? तो ये टेनेंसी घाटी यानी कि टेनेंसी घाटी 1940 या यूएसए में पड़ती है। टेनेंसी घाटी यूएसए में पड़ती है। विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली दो नदियां हैं। अवसाद का परिवहन करने वाली दो नदियां हैं। पहली कौन सी नदी? येलो नदी और दूसरी गंगा नदी। विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली दो नदियां बताइए। दो नदियां येलो नदी और गंगा नदी। भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। भारत की जो अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है उसे गंगा नदी कहते हैं। मिस्र किसकी देन है? नील नदी। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। दामोदर। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर। किस नदी को बिहार का शोक की उपमा प्रदान किया जाता था? कोसी नदी।
किस नदी को बिहार का शोक की उपमा प्रदान किया जाता है? कोसी नदी। और पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर। फिर चौथी हेडिंग हो गई विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा औद्योगिकीकरण काल। विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। विज्ञान एवं अत्यधिक विकसित, परिमार्जित एवं दक्ष प्रौद्योगिकी के प्रादुर्भाव के साथ 19वीं सदी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति का 1860 में सवेरा होता है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1860 में ही से स्टार्ट होती है। इस औद्योगिकरण के साथ मानव तथा पर्यावरण के मध्य शत्रुतापूर्ण संबंध की शुरुआत भी होती है। शत्रुतापूर्ण। आर्थिक निश्चयवाद की अतिवादी संकल्पना पश्चिमी दुनिया के सभी लोगों के भौतिकवादी दृष्टिकोण तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी मानव की अति विकसित है थी, किंतु जानलेवा प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक तकनीक के फलस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों का औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण के अविवेकपूर्ण एवं लोलुपतापूर्ण धुआंधार विदोहन एवं उपयोग प्रारंभ हो गया। इस कारण अनेक भयावह तथा जानलेवा पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव और इसी कारण भयावह तथा जानलेवा पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव। कब? ये 1860 में औद्योगिकरण की शुरुआत होती है। तब से आज तक पर्यावरण की समस्याओं का प्रादुर्भाव हो गया। आधुनिक प्रौद्योगिकी मानव के प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रभाव विभिन्न प्रकार के हैं। जो आधुनिक प्रौद्योगिकी मानव के प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव विभिन्न प्रकार के हैं तथा अत्यंत जटिल हैं। पर्यावरण के कई प्रकार के तरह के हैं जो नुकसान हैं और जटिल भी हैं, क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण के किसी एक अंग, तत्व, घटक मनुष्य द्वारा परिवर्तन के कारण जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के जैविक एवं अजैविक संगठकों में श्रृंखलाबद्ध परिवर्तन होते हैं, जिस कारण अनेक पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी समस्या पैदा हो जाती है और जिस कारण अनेक पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी समस्याओं का पैदा हो जाती हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में इस तरह के मानव जनित परिवर्तनों के प्रभाव अल्पकाल में ही परिलक्षित हो जाते हैं, परंतु ये परिवर्तन भौतिक पर्यावरण को दीर्घ काल तक प्रभावित करते रहते हैं। पर्यावरण पर इस मानव जनित प्रत्यक्ष प्रभाव की दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि ये प्रभाव परिवर्तनीय होते हैं क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण को आर्थिक योजना से प्रभावित करने के पहले उसकी प्राकृतिक पर्यावरण की दिशा तथा परिवर्तनों के बाद उत्पन्न दशाओं के अध्ययन के माध्यम से मनुष्य या जान सकता है। कार्यक्रम द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण पर हुए प्रभाव कितने हानिप्रद हैं, इस जानकारी के बाद मनुष्य यदि वह चाहे तो प्रारंभिक कार्यक्रम में समुचित हेरफेर में परिवर्तन कर सकता है और उस कार्यक्रम द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण पर भी पड़ने वाले दुष्प्रभाव को भी कुछ सीमा तक कम कर सकता है। ये सभी मनुष्य के हाथों में या उन्हें दुष्प्रभाव से दूर कर सकता है। उदाहरण के लिए मान सकते हैं वन विनाश हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस वैस हो गई, तो जो या तो कृषि भूमि में विस्तार के लिए या व्यापारिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। कारणवश मृदा क्षरण की दर में भी वृद्धि होती है। तो इस तरह मृदा क्षरण, अवनलिका अपरदन, मृदा क्षरण इस तरह
मृदा क्षरण अवनलिका अपर्दन का रूप धारण कर लेते हैं। किस कारण रूप धारण कर लेते हैं? वनों का विनाश हो रहा है, कृषि भूमि में विस्तार के लिए, व्यापारिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। वनों में विनाश हो रहा है, कृषि भूमि के लिए, विस्तार के लिए, व्यापारिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। कारण मृदा के क्षरण की दर में कृषि वृद्धि होती है। इसी मृदा क्षरण की दर में कृषि की वृद्धि होती है और इसी मृदा क्षरण अवनलिका रिल एंड गली इरोजन का रूप धारण कर लेता है। अत्यधिक भूरक्षण के फलस्वरूप नदियों में अवसादों की मात्रा तथा भार बढ़ जाता है और अत्यधिक भूक्षरण के फलस्वरूप नदियों में अवसादों की मात्रा तथा भार बढ़ जाता है। नदियों के इस अवसादों से अति भरित हो जाने के कारण उनकी तली का भराव हो जाने से नदी में जल धारण की क्षमता घटती है। नदियों के अवसादों से अति भारित हो जाने के कारण उनकी तली का भराव हो जाने से नदी में जल धारण क्षमता घट जाती है। फलस्वरूप विकट बाढ़ उत्पन्न होती है। जब जल धारण की क्षमता घट जाएगी तो उसमें बाढ़ आने की संभावना भी होगी और इसी प्रकार उत्पन्न बाढ़ के कारण अपार जनधन की हानि होती है। और जब बाढ़ आएगी तो वहाँ पर जाहिर सी बात है आर्थिक भी होगी, आर्थिक की समस्या सबसे ज़्यादा होती है, तो जनधन की हानि होती है। तो इस तरह प्राकृतिक पर्यावरण के एक संगठक यानी कि वनस्पति समुदाय में परिवर्तन वन विनाश द्वारा उत्पन्न श्रृंखलाबद्ध प्रभाव ये क्या हुआ? निर्वनीकरण, मृदा क्षरण, अवनलिका अपर्दन, नदी के अवसाद भार में वृद्धि, नदी के पेटे का भराव, नदी की जलधारण क्षमता में ह्रास, बाढ़ की आवृत्ति तथा परिमाण में वृद्धि, पर्यावरण में अवनयन तथा धन जन की हानि को निर्वनीकृत के क्षेत्रों में पूरे वृक्षारोपण द्वारा प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।